हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी का एग्जाम 2 फरवरी को होने वाला है। तो 2 फरवरी के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 बायोलॉजी के लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि बार बार पूछे जाते हैं और जो अपने शब्दों में होगा सीधा आपके दिमाग में छपेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप सब्जेक्टिव में जीरो जानते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम आपको सिखाएंगे, बिल्कुल आपका नंबर उठेगा। तो हम चाहेंगे कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपको एंड में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं इंगेजिंग क्लास। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यह 2024। तो यहाँ पे ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह देखिए 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वायु परागत पुष्प पुष्प का अनुकूलन बताएं। तो यहाँ पे बताना है हम लोग को वायु परागत पुष्प जो आ, वायु परागित पुष्प के अनुकूलन को बताना है, अनुकूलन को बताना है। तो आंसर लिख के लिखेंगे, एकदम अपने शब्दों में आंसर लिखा हुआ है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। यहाँ बिल्कुल अपने शब्दों में उठा के डायरेक्ट लाया हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे को होता है कंफ्यूजन की, मतलब जैसे पीपीटी से लाता हूँ, अगर टाइपिंग करवा के लाएंगे तो आपको वो डर लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर कॉपी में आप देखिएगा लिखा हुआ है तो आपको डर, बिल्कुल आपका डर खत्म हो जाएगा। ऐसा आप सोचिएगा कि हम भी लिख सकते हैं ऐसा आंसर। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको कॉपी में लिखे हैं ताकि आपको पता चले कि कॉपी में कैसे लिख सकते हैं। तो इसलिए हम कॉपी का डायरेक्ट आपका कॉपी का पीडीएफ यहाँ पे कन्वर्ट किए हैं। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, बस आंसर याद करने का। पढ़ने वाला तो कहीं से भी पढ़ लेता है। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। तो वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन को बताना है। तो वायु द्वारा परागित होने वाले पुष्पों में निम्नलिखित अनुकूलन पाया जाता है। तो वायु द्वारा परागित पुष्पों में निम्नलिखित अनुकूलन अनुकूलन बताना है उसके वायु परागित पुष्पों का। सबसे पहले क्या लिखना है, तो ऐसे ही जिस प्रकार लिखा उसी प्रकार लिखा। 100% बोर्ड एक नंबर भी आपका नहीं काटेगा। एक नंबर काटेगा तो फिर आप आके आप हमको बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर लेके लिखेंगे, पुष्प छोटे और गुच्छे में होते हैं, मतलब पुष्प छोटे और गुच्छे में होते हैं। और सेकंड ऑप्शन लिखेंगे, बाह्य दल और दल पुंज छोटे अथवा अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे बाह्य दल पुंज और दल पुंज छोटे अथवा अनुपस्थित होते हैं। तो उसके बाद थर्ड ऑप्शन लिखेंगे, परागकण छोटे हल्के और अधिक संख्या में निर्मित होते हैं, मतलब परागकण छोटे हल्के और अधिक संख्या में निर्मित होते हैं। उसके बाद 4 नंबर में देखेंगे, इसमें पौधे प्रायः एकलिंगी होते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि वायु परागित पुष्पों में पौधे कैसे होते हैं, एकलिंगी, द्विलिंगी, बहुलिंगी, द्विलिंगी, बहुलिंगी, नन दे देगा। तो उसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब, हम क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव छोड़े हैं, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है मेरा यहाँ पे कि कैंसर के 2 लक्षण को बताएं। यह क्वेश्चन देखिए 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो कैंसर के 2 लक्षण को बताना है यहाँ पे हमको। तो यहाँ पे आंसर लिख के लिखेंगे, कैंसर के 2 लक्षण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आंसर लिखेंगे, कैंसर के 2 लक्षण निम्नलिखित हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन लिख के देखेंगे, शरीर पर उपस्थित तिल या मस्से का तेजी से बढ़ना। तो अगर आपके शरीर पर कोई तिल या मस्सा है, वह तेजी से बढ़ रहा है, तो यह एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो उसके बाद दूसरा है, वजन में लगातार कमी। तो अगर वजन में लगातार कमी आ रहा है तो यह भी कैंसर का लक्षण है। तो अगर आप इसका आंसर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अपने लैंग्वेज में है, बस आपको एक बार सिर्फ देख के जाना है। उसके बाद तो आप ऐसे ही रट लीजिएगा। तो अगर वीडियो कुछ नहीं, मतलब अगर आप एग्जाम हॉल से निकलेंगे, जो भी आपका पेपर होगा उसका डायरेक्ट 100% सही आंसर कराया जाएगा। तो मैचिंग के लिए आप, हम चाहेंगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, अनुवांशिक अभियांत्रिक यांत्रिकी। तो अनुवांशिक या अभियांत्रिक बोलना है यहाँ पे। तो वह प्रौद्योगिकी जिसके द्वारा किसी भी जीव के से डीएनए या जीन निकालकर किसी अन्य जीव के जीन के साथ युग्मित युग्मित किया जाता है, उसे अनुवांशिक अभियांत्रिक कहते हैं। मतलब अनुवांशिक अभिव्यक्ति मतलब वह प्रौद्योगिकी है, मतलब वह विधि है जिसके द्वारा जो है ना किसी भी जीव के डीएनए को या जीन को निकाल कर किसी अन्य जीव के जीन के साथ युग्मित, मतलब जोड़ दिया जाए, युग्मित मतलब यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। तो उसे ही अनुवांशिक अभियांत्रिक कहते हैं। तथा जीन
जीव में जीन प्रत्यारोपित किया जाता है जिस उसे ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। मतलब यहाँ पे हो गया, आप लोगों को ऐसे समझना है, इस कोई भी जीव हो, ठीक है, उस आनुवंशिक अभियांत्रिकी वह विधि है जिसके द्वारा किसी भी जीव के डीएनए या जीन को निकालकर किसी अन्य जीव, मतलब जैसे कोई कुत्ता है तो कुत्ता का जीन या डीएनए निकाल के दूसरे जीव में अन्य जीवों के जीन के साथ युग्म, मतलब अन्य जीव के साथ युग्म कर दिया, मतलब जोड़ दिया जाता है, तो उससे आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। तो ऐसा जीन जीवों जीवों में जीन प्रत्यारोपित किया जाता है उसे ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गया है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। इंसुलिन जीन में जीवाणु और इकोलाई में स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इंसुलिन जीन में जो है ना जीवाणु इकोलाई में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एकदम क्वेश्चन पूरा हलवा है, आप लोग को बस याद रखना है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अनुकूलन क्या है, उदाहरण सहित बताएं। तो अनुकूलन बताना है, अनुकूलन क्या है। जैसे अभी हम पीछे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कि अनुकूलन क्या मतलब, वो क्या कहता है उसको, अनुकूलन वायु प्रागित अनुकूलन की विशेषता बताना था, शायद क्वेश्चन में यही था। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देंगे फटाफट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, किसी भी जीव को सफलतापूर्वक जीवित रहने के लिए वो प्रजनन करने हेतु अपने वातावरण के अनुकूल ढलना ही अनुकूलन कहलाता है। मतलब किसी भी जीव को जीवित रहने अथवा अपने वातावरण के अनुकूल ढलना ही यह अनुकूलन कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग को इसका आंसर आप लोग तुरंत याद कर लेंगे। आंसर याद करने में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम 0% इफेक्ट एफर्ट्स के साथ आपको याद होगा। जैसे अनुकूलन पूछेगा तो अनुकूलन बोलना है किसी भी जीव के सफलतापूर्वक जीवित रहने व प्रजनन करने हेतु वातावरण के अनुकूल ढलना ही यह जो है ना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। तो उसके बाद एग्जाम्पल भी दे देना ताकि आपका 2 नंबर बिल्कुल 2 नंबर का 2 नंबर आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाए। तो ऊंट अपनी संरचना के कारण एवं गाय आपकी अपेक्षा मरुभूमि यानी मरुस्थल भूमि में जीवन यापन करने के लिए ज्यादा अच्छी तरह से अनुकूलित है। तो ये याद रखना है आप लोगों को। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बार बार देख सकते हैं, मतलब बार बार देखने से ही आपको याद हो जाएगा, हम कंफर्म लेते हैं कि आपको याद हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ, GIFT तकनीक का संक्षेप वर्णन करें। तो GIFT का संक्षेप वर्णन करना है यहाँ पे। तो GIFT क्या है, तो यहाँ पे GIFT बंध्यता को दूर करने की विधि है। मतलब बंध्यता को दूर करने, बंध्यता यहाँ पे हो गया GIFT मतलब बांझपन को दूर करने की विधि है। यह विधि उन स्त्रियों के लिए उपयोगी होती है जिसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। मतलब GIFT यहाँ पे इसका फुल फॉर्म अगर हम बोले तो गैमेटो इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो आप लोगों को फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो निर्माण होता है यह GIFT उस तकनीक के लिए जिस स्त्री में जो है अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, तो लेकिन स्त्री में निषेचन के लिए भ्रूण में बदलाव में सक्षम होता है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि वह GIFT उस स्त्री के साथ होता है जिसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है एवं वह जो है ना वह स्त्री भ्रूण के बदलाव के लिए निषेचन और भ्रूण के बदलाव के लिए सक्षम होता है। तो इसमें क्या करेंगे, फिर नीचे में पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसमें किसी दूसरी स्वस्थ स्त्री के अंडाणु को इस स्त्री के गर्भाशय में अंडाणु जो ना या रूपांतरित कर दिया जाता है। अतः इस प्रक्रिया को ही GIFT गिफ्ट कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा गिफ्ट किसे कहते हैं। तो वैसा तकनीक बंध्यकरण का वैसा तकनीक या बंध्याकरण को दूर करने का सबसे पहले लेना, या बंध्याकरण को दूर करने के लिए एक तकनीक है, या उस स्त्री में किया जाता है जिसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। तो जिसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, यह जो है ना किसी स्वस्थ स्त्री के अंडाणु को जो है ना इसके शरीर में प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन एकदम 2 नंबर कंफर्म आप लोगों का हो गया बिल्कुल अच्छी तरीका से। तो अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा एकदम मक्खन सा प्रश्न है, निम्नलिखित को परिभाषित करें तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दे। तो फर्स्ट है आभासी फल, अनिश्चय जनित फल, वास्तविक फल, बहुभ्रूणता को परिभाषित करना है। तो सब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे 1 नंबर देकर डैश लिख देना। तो अब लिखना आभासी फल।
वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय के बजाय पुष्प के अन्य भाग से होता है उसे आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब हो गया, तो सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है? अगर क्वेश्चन आएगा कि सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है, सेम टू सेम यहाँ लिख देना है, वैसा फल सेब का वैसा, तो यहाँ पे लिख देना है इस फल का निर्माण अंडाशय के बजाय पुष्पाशय भाग से होता है, तो इसे इसीलिए आभासी फल कहा जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से अभी आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद वास्तविक फल यानी जिसको सत्य फल कहते हैं, तो वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है उसे वास्तविक फल कहते हैं। जैसे अमरूद, तरबूज, आम। आप लोग को वो एग्जाम्पल मतलब उदाहरण भी आप लोगों को याद रखना, बिल्कुल उदाहरण भी याद रखना है आप लोगों को। वैसा फल जिसका निर्माण जो है ना अंडाशय के बजाय अन्य भाग से होता है उसे आभासी फल कहते हैं। जैसे हो गया सेब, वास्तविक फल हो गया वैसा फल जिसका निर्माण जो है ना अंडाशय से होता है उसे वास्तविक फल कहते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है अनिषेक जनित फल। अभी उसी को डील कर रहे हैं, वही क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, अनिषेक जनित फल। तो वैसा फल जिसका निर्माण जो है ना बिना निषेचन का होता है तो इसे अनिषेक जनित फल कहते हैं। इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, मतलब अनिषेक जनन में बीज का निर्माण नहीं होता है। तो वैसा फल जिसका निर्माण जो है बिना निषेचन का होता है, मतलब बिना निषेचन का होता है उसे अनिषेक जनित फल कहते हैं। तो इसमें बीज का निर्माण नहीं होता। जैसे हो गया लीची, अंगूर, केला एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं, अब एक और बचा है आपका बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता, यहाँ पे हम बहुभ्रूणता आगे क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं, तो वैसे बताते हैं एक बीज में बहुत सारे भ्रूण बनने की प्रक्रिया को ही बहुभ्रूणता कहते हैं। आप लोग इसको अभी ऐसे याद रख सकते हैं, हालांकि आगे हम डील करेंगे इसको, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा मोनोकॉर्पिक फलों की 100 उदाहरण परिभाषा दें। तो यहाँ पे मोनोकॉर्पिक फलों के 100 उदाहरण परिभाषा देना है। तो यहाँ पे आंसर लिख के देना है, वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पिल से होता है उसे मोनोकॉर्पिक फल कहते हैं। मतलब मोनोकॉर्पिक फल किसे कहते हैं? तो वह सत्य फल जिसका विकास एक कॉर्पिक से होता है, तो एक कॉर्पिल से होता है उसे मोनोकॉर्पिक कहते हैं। एकदम आप लोग धुराझार याद करके रखिएगा इसको। तो अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है हमारा जल परागन से आप क्या समझते हैं, 100 उदाहरण लिखें। तो यहाँ पर जल परागन से बताना है कि जल परागन से आप क्या समझते हैं और 100 उदाहरण लिखना है। तो आंसर देख लिखना है, जब परागन की क्रिया जल के माध्यम से होती है तो इसे जल परागन कहते हैं। एकदम आसान भाषा में, तो जब परागन की क्रिया जल के माध्यम से होती है तो उसे जल परागन कहते हैं। तो अब उसके बाद लिखना है जल परागित पुष्पों छोटे, गंधहीन, रंगहीन तथा मकरहीन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी लिख देना, हाइड्रिलिया, उसके बाद बेलिसिनेरिया, कमल एक्सेट्रा। तो आप लोगों को एग्जाम्पल भी याद रखना है। जैसे पूछेगा कौन सी मतलब हाइड्रिला में जो है ना परागन की क्रिया किसके माध्यम से होती है, तो आप लोग को बताना है कि हाइड्रिला में जो है ना परागन की क्रिया यह जल के माध्यम से होती है। एकदम आंसर ठोक के आना है आप लोगों को, नंबर नहीं करना चाहिए दोस्तों, इतना आसान भाषा में लिख आप लोग को बता रहा हूँ। नंबर एक भी नंबर नहीं करना चाहिए, बस एक बार आप देख के चले जाइए। मतलब कम से कम आप जो है ना 2-3 बार इसी वीडियो को क्लिक करके देखिए, आपका नंबर नहीं कटेगा, हम जिम्मेवार लेते हैं उसका। बस क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है ना ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा डीप पूछता है, बट लेकिन सब्जेक्टिव घुमा घुमा के पूछता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वह जो रिपीट कर करके पूछता है। तो अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे कूट फल के बारे में 100 उदाहरण बताएं। तो कूट फल के बारे में 100 उदाहरण बताना है। तो वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय के बजाय पुष्पासन, बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज से होता है उसे कूट फल कहते हैं। अब कूट फल को ही आभासी फल कहते हैं। आप लोग को समझ में आया? अगर दे देगा आप लोग आभासी फल, आभासी फल दे देगा तो आप लोग बोलिएगा नहीं यहाँ पे क्वेश्चन तो आप बताए ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है बाबू, यहाँ पे कूट फल को ही आभासी फल कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो सेब एक आभासी फल है क्योंकि इसका निर्माण अंडाशय के बजाय पुष्पासन से होता है। तो अभी हम पीछे ही देखे हैं, सेब एक आभासी फल, यानी कि आभासी मतलब झूठा। तो यहाँ पे आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सेब को झूठा फल क्यों कहा जाता है?
तो आपको कुछ नहीं, आंसर आंसर उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया है वही लिख देना है। सेब एक आवासीय फल है क्योंकि इसका निर्माण अंडाशय के बजाय पुष्पासन से होता है। तो यहाँ पे बस यहाँ यह लिख देना उसका उसके बाद नंबर तो बोर्ड का बाप भी नहीं कटेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब दबा के करेंगे एकदम, कोई उसमें कंजूसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही इसी प्रकार से हम जो है ना सारा सब्जेक्ट का वीडियो एक एक करके लाते रहेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, तो ये क्वेश्चन हो गया है, तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा, तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन है हमारा, लघु बीजाणु जनन और तथा गुरु बीजाणु जनन में अंतर स्पष्ट करें। तो लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर स्पष्ट करना है। तो लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु में निम्नलिखित अंतर है। लघु बीजाणु में मातृ कोशिका से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को यहाँ पे क्या कहते हैं, लघु बीजाणु कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को फटाफट याद रखना है, लघु बीजाणु के मातृ कोशिका से लघु बीजाणुओं की निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। उसके बाद गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु कहलाता है। तो आप लोग कुछ नहीं, बस याद रखना है इसको। उसके बाद दूसरा देखते हैं, यह प्रक्रिया पुंकेसर प्राकोष में होता है। तो उसके बाद यह क्रिया जो स्त्री केसर के बीजाणु में होता है, गुरु बीजाणु। मतलब गुरु मतलब हो गया मादा, आप लोगों को याद रखना, बस कुछ नहीं, गुरु मतलब हो गया मादा। उसके बाद ये लघु मतलब हो गया नर, नर मादा याद रखना। इसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है, इसमें गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। बस ये याद कर लेना आप लोगों को, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए चलते हैं आगे प्रश्न पे। तो आगे प्रश्न है हमारा, त्रिसंलयन क्या है। तो त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन हम लोग को बताना है। तो परागन के बाद द्वितीयक नर युग्मक जब दुग्ध केंद्रक से निषेचन करता है तब त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक PEN का निर्माण होता है, जो विकसित होकर भ्रूणकोश का निर्माण करता है। इस घटना को त्रिसंलयन कहते हैं। बताइए, इतना आसान भाषा में लिखा है, आपको इतना आसान भाषा में लिखा है। परागन के बाद द्वितीय नर युग्मक जो है ना, जब दुग्ध केंद्रक से निषेचन करता है तो त्रिगुणित भ्रूणकोश यानी केंद्रक का निर्माण PEN का निर्माण होता है। जिस प्रकार आंसर लिखा हुआ है उसी प्रकार लिखना है। उसके बाद त्रिसंलयन घटना के बाद त्रिसंलयन की घटना जो है ना यह भ्रूणकोश में होती है। त्रिसंलयन के बाद प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका तथा भ्रूणकोश का निर्माण होता है और युग्मज में भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। तो फटाफट ये भी याद रख लेना आप लोगों को। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब चलिए चलते हैं आगे। तो आगे अगला प्रश्न है हमारा अगला कि बाह्य निषेचन क्या है, इसके नुकसान को बताएं। तो बाह्य निषेचन को लिख के उसके नुकसान क्या है वो लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा है, एकदम क्वेश्चन हलवा टाइप का क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। तो निषेचन हो गया, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। तो शरीर के जो बाहर होते हैं निषेचन उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। उदाहरण लिख रहा है, मेढक मछली, इसके नुकसान निम्नलिखित है। इसके अंतर्गत शिकारियों का शिकार, मतलब इसके संतान को जो है शिकारियों के शिकार से होने की खतरा है, मतलब खतरा है इसके शिकार को। उसके बाद इसके संतान कम संख्या में जीवित रहते हैं, इसमें युग्मों की संख्या ज्यादा बर्बादी होती है। तो उसके बाद अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस क्लास का, उसके बाद इस क्लास को जो है ना हम एंड करेंगे, ताकि फिर से हम एक और सीरीज लाएंगे जिसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, तो इसके लाभ एवं एक हानि लिखें। तो कायिक परिवर्तन बताना है, कायिक परिवर्तन। तो कायिक परिवर्तन सबसे पहले लिखना है अलैंगिक जनन। जिस प्रकार आंसर लिखा है उसी प्रकार आंसर, अगर एक भी नंबर बोर्ड काटा तो आप हमको बोल सकते हैं 100%, आप हमको आके बोलिएगा। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जो है ना पौधे के कायिक भाग यानी जड़ तना पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है, तो इसे ही कायिक परिवर्तन कहते हैं। तो मतलब हो गया अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जो है ना पौधे के कायिक भाग यानी कि जड़ तना पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है, उसे कायिक परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद सबसे लाभ और हानि भी लिखना है इसके। तो लाभ लिख देना है, कायिक परिवर्तन से सस्ती और आसान विधि है, मतलब कायिक परिवर्तन जो है ना सबसे सस्ती और आसान विधि है। उसके बाद हानि क्या लिखना है, इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे जल्दी नष्ट हो जाते हैं, मतलब कायिक विधि द्वारा जो है ना उत्पन्न पौधे जो यह जल्दी नष्ट हो जाते हैं। आप लोग को कुछ नहीं, बस याद रखना है ये क्वेश्चंस। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस
बोर्ड एग्जाम बहुत बार पूछते हैं। यह जो है PYQ बेस्ड, और दोस्तों ये जो है ना, यह PYQ बेस्ड होंगे। तो हम चाहेंगे आप जरूर से जरूर ये सीरीज को, आप मेरा सीरीज को देखें, वो एकदम महामैराथन सीरीज के अंतर्गत पूरा डील कर देंगे। तो आप लोग को लगेगा कि ये जो है सर काम चोरी किए, मतलब टाइपिंग करवा के नहीं लाए हैं, लेकिन बच्चों ऐसा बात नहीं है। हम कॉपी में इसलिए लाए हैं ताकि आपका डर खत्म हो और आप लिखना भी सीख जाए, किस प्रकार लिखा हुआ और किस प्रकार वहां आंसर लिख के आना। अगर इस प्रकार आंसर लिख के आते हैं और करता आंसर, तो आप सीधा आके हमको बोल सकते हैं। हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट को परिभाषित करें तथा इनके उपयोगों को लिखें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट को परिभाषित करना है तथा इनके उपयोगों को लिखना है। तो आंसर दे के लिखना है, जैसे आंसर लिखा हुआ दोस्तों वैसा ही आंसर आपको लिख के आना है। तो ऐसा तकनीक जिनका उपयोग आपराधिक मामलों, बलात्कारी को पहचानने तथा मातृत्व, पितृत्व या व्यक्तिगत पहचान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, उसे डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। डीएनए यानी कि उंगली छाप कहते हैं, उंगली छापी कहते हैं। तो ऐसा सब क्वेश्चन भी आई है क्वेश्चन दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के द्वारा। तो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट को परिभाषित करना है। तो ऐसा तकनीक, मतलब ऐसा कोई तकनीक है जिनका उपयोग करके जो आपराधिक, बलात्कारी की पहचान की जाती है और व्यक्तिगत की भी पहचान की जाती है, इसे ही डीएनए उंगली छापी कहते हैं। तो डीएनए उंगली छापी के उपयोग निम्नलिखित हैं। तो उपयोग भी, इनके उपयोग को भी लिखे। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में उपयोग को, तो क्वेश्चन को एक एक पहले अच्छे से पढ़ना है ढंग से, उसके बाद उसके आंसर को लिखना है। तो यहाँ पे इनके उपयोगों की लिखना है, तो डीएनए के उपयोग को लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है अपराधी का पता लगाने के लिए डीएनए का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अपराधी का पता लगाने के लिए डीएनए का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा है ऑप्शन, आनुवांशिक विकार का पता लगाने के लिए किया जाता है, आनुवांशिक विकार का पता लगाने के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा है व्यक्तिगत पहचान के लिए। उसके बाद आनुवांशिक व माता पिता की संतान के में पता लगाने के लिए किया जाता है, और उसके बाद बलात्कारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको आपके सीधा दिमाग में छपे होंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, अपसारी और अभिसारी विकास में अंतर बताएं। तो यहाँ पे अपसारी और अभिसारी में अंतर बताना है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो अपसारी तथा अभिसारी विकास में निम्नलिखित अंतर है। तो सबसे पहले फर्स्ट अपसारी दे देंगे विकास और अभिसारी विकास। तो अपसारी विकास देखेंगे, जब एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का निर्माण होता हो तो उसे ही अपसारी विकास कहते हैं। जब एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का निर्माण होता है उसे ही अपसारी विकास कहते हैं। उसके बाद अभिसारी, जब एक ही वातावरण में रहने के कारण जब जंतुओं में समान संरचना उत्पन्न हो जाती है, इसे अभिसारी विकास कहते हैं। उसके बाद समजात अंग, तो समजात अंग अपसारी विकास का को प्रदर्शित करते हैं। तो समजात अंग जो है ना, यह जो है ना अपसारी विकास को प्रदर्शित करते हैं। उसका समरूपी हो गया, समरूपी अंग यह जो है अभिसारी विकास को प्रदर्शित करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएगा तितली, उसके बाद डॉल्फिन पक्षी, डॉल्फिन के पंख, पेंगुइन इत्यादि। उसके बाद अभिसारी का हो जाएगा व्हेल और मछलियां की समानता। तो आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको आपके सीधे दिमाग में छपे होंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, जैव विकास में इसकी क्या भूमिका है। तो यहाँ जीन उत्परिवर्तन बताना है। उसके बाद आंसर लिख के लिखना है। क्वेश्चन है हमारा, जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं एवं जैव विकास में इसकी क्या भूमिका है, ये लिखना है। तो आंसर लिख के लिखना है, डीएनए में अचानक से होने वाले परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। मतलब डीएनए में अचानक से होने वाले परिवर्तन को ही जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उसके बाद इसकी खोज जो है ना, इसकी खोज ह्यूगो डुब्रीज ने की थी। तो पूछ सकता है जीन उत्परिवर्तन का खोज किसने किया। तो आप लोगों को याद रखना है कि ह्यूगो डुब्रीज ने जीन उत्परिवर्तन की खोज की थी। तो इस उत्परिवर्तन का कारक, मतलब इस उत्परिवर्तन का कारक उत्परिवर्तक होते हैं जो भौतिक, रासायनिक और जैविक हो सकते हैं। जैव विकास में उत्परिवर्तन नई प्रजातियां विकास के लिए आवश्यक होती है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो अब चलिए चलते हैं, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, एगारोज का प्रयोग किस काम में किया जाता है। तो यहाँ पे बताना होगा एगारोज का उपयोग किस काम में किया जाता है। तो एगारोज का उपयोग निम्नलिखित कामों में किया जाता है। सबसे पहले लिखना है,
एगारोज का प्रयोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया जाता है। तो एगारोज का उपयोग जो है ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल आइसक्रीम को गाढ़ा करने में किया जाता है। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल जो है ना आइसक्रीम को गाढ़ा करने में किया जाता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारा, इसके माध्यम से डीएनए के ऋणाविशिष्ट टुकड़ों को एनोड की ओर भेजा जाता है। ये सब याद रखना आप लोगों को क्वेश्चन। तो आप लोगों को अगर पूछे कि एगारोज के प्रयोग किस काम में किया जाता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से, मतलब इसका आंसर आप जो है ना बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख के आ सकते हैं, एकदम अपने भाषा में है लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न क्या है, तेरे में पूछा गया है कि वाइटल इंडेक्स क्या है, इसे ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखे। तो वाइटल इंडेक्स बताना यहाँ पे। तो वाइटल इंडेक्स हो गया किसी, आंसर लिख के लिखेंगे, किसी निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात करने के लिए मृत्यु दर और जन्म दर के अनुपात निकालना पड़ता है, जिसे वाइटल इंडेक्स कहते हैं। मतलब किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि ज्ञात करने के लिए, मतलब जनसंख्या की वृद्धि ज्ञात करने के लिए मृत्यु दर और जन्म दर के अनुपात को निकालना पड़ता है, इसे ही वाइटल इंडेक्स कहते हैं। जैसे जन्म दर हो गया और बाय मृत्यु इंटू एक्स हो गया, इसे ही वाइटल इंडेक्स कहेंगे। तो यह वाइटल इंडेक्स का सूत्र हो गया एक प्रकार से। तो आप लोगों को यह भी याद ध्यान में रख लेना है। तो चलिए चलते हैं अब अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भ्रूण कोश की घटक कोशिका के नाम है। तो भ्रूण कोश के घटक की कोशिका के नाम क्या क्या है। तो भ्रूण कोश मादा युग्मोत्तोभित होता है। प्रारूप भ्रूण कोश में 7 कोशिका तथा 8 केंद्रक होते हैं। इनके नाम निम्नलिखित है। सबसे फर्स्ट लिखना है ध्रुवीय केंद्रक, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। उसके बाद अंड को उपकरण, तो इसमें एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका होती है। उसके बाद प्रति या शांत, तो ये कोशिका यह भाग के तरफ होते हैं जिसमें 3 कोशिका होती है। तो यहाँ पे प्रति या शांत कोशिका है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एकदम चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है मेरा यहाँ पे, तो अगला प्रश्न है हमारा, रेड डाटा बुक क्या है। तो रेड डाटा बुक क्या है, कुछ वन्य के विलुप्त 2 कारणों को बताएं। तो पहले रेड डाटा बुक बताना यहाँ पे। तो आंसर लिखना, विलुप्त होने वाले जीवों की जानकारी के संबंध में IUCN मतलब IUCN में पुस्तक प्रकाशन किया, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। मतलब विलुप्त हो रहे जीव के लिए जो है ना एक IUCN ने जो है ना एक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। तो वन्य जीवों के विलुप्तता के 2 कारण निम्नलिखित है। सबसे पहले लिखना, मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण भोजन आदि के लिए वन्य जीव के प्राकृतिक आवास को नष्ट करना। मतलब जैसे ही हम लोग का मानव जनसंख्या अधिक हो रहा है, तो जो है हम लोग अपने आवास के लिए जो है ना यह प्राकृतिक रूप से वन सबको नष्ट कर रहे हैं, अपने घर के निर्माण सब के लिए, इत्यादि कार्यों के लिए। अब दूसरा देखते हैं, वन्य जीवों का अवैध शिकार। तो वन्य जीवों का अवैध शिकार भी करते हैं, जैसे मतलब हो गया वन्य जीवों का किसी का भी शिकार कर दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये हो गया इसका आंसर रेड डाटा बुक का। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, द्विखंडन तथा बहुखंडन को उदाहरण के साथ समझाएं। तो द्विखंडन तथा बहुखंडन को उदाहरण के साथ समझाना है। तो द्विखंडन लेके डैश लिखना है। विखंडन की वह विधि जिसमें जनक की शरीर समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नए संतान का निर्माण करती है, उसे ही द्विखंडन कहते हैं। तो द्विखंडन हो गया कि विखंडन की वह विधि जिसमें जो है ना जनक का शरीर समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नए जनक का निर्माण करते हैं, उसे ही द्विखंडन कहते हैं। जैसे हो गया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। उसके बाद लिखना है बहुखंडन। तो बहुखंडन हो गया विखंडन की वैसी विधि जिसमें जो है जनक की शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में बंटकर नया संतान बनाता है, उसे ही बहुखंडन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया प्लाज्मोडियम। आप लोग को एग्जाम्पल भी याद रखना है कि प्लाज्मोडियम जो है ना, प्लाज्मोडियम किसका उदाहरण है, द्विखंडन, बहुखंडन, बोथ, नन। आप लोग को ऐसे भी ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव के रूप से भी यह जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखे। तो जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है, पुनः योगज DNA तकनीक द्वारा जीवों में बहुमूल्य क्षमताओं को विकास करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी पुनः योगज
डीएनए तकनीक द्वारा जीवों में बहुमूल्य क्षमताओं का विकास करना। बहुमूल्य क्षमताओं का विकास करना मतलब क्या, सिरका, डबल रोटी, शराब एक्सेट्रा, ये सब क्षमताओं का विकास करना ही क्या हो गया, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रारंभ कूट तथा समापन कूट का वर्णन करें। तो प्रारंभ कूट क्या है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के दौरान प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु एक विशेष आनुवंशिक कूट की आवश्यकता होती है, जिसे प्रारंभ कूट कहते हैं। मतलब ट्रांसलेशन प्रक्रिया के दौरान प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभ कूट हेतु एक विशेष प्रकार की आनुवंशिक कूट की आवश्यकता होती है, जिसे प्रारंभ कूट कहते हैं। यह मुख्य रूप से AUG होता है, परंतु प्रोकैरियोटिक में GUG भी हो सकता है। तो ये याद रखना है आप लोगों को, प्रारंभ कूट तथा समापन कूट बताना है, समापन कूट बताना है। तो समापन कूट लिखना है, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान इस प्रक्रिया को समाप्त करने हेतु mRNA पर कुछ समापन कूट भी पाए जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से 3 होते हैं, UAA, UAG, UGA। यह किसी भी एमिनो अम्ल के लिए कूट नहीं करते। तो ये भी याद रखना है आप लोगों को, इसका आंसर भी आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीका से याद रखना है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, लेमार्क तथा डार्विन के सिद्धांतों में विभेद करें। तो लेमार्क तथा डार्विन के सिद्धांत निम्नलिखित है। तो लेमार्क लिख के डैश देखेंगे और डार्विन लिख के डैश लिखेंगे। तो लिखेंगे, इन्होंने अपरजित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो लेमार्क ने जो है ना, यह अपरजित लक्षणों के वंशागत सिद्धांत को प्रदर्शित किया। उसके बाद डार्विन के बारे में लिखेंगे, इन्होंने जैव विकास पर आधारित सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। तो यह भी सही है। उसके बाद लेमार्क का मत था कि जिराफ के पूर्वज का गर्दन छोटी थी, ये भोजन हेतु पैरों की पत्तियों तक पहुंचने के प्रयास में लगे थे। मतलब लेमार्क अगर पूछेगा कि किसके अनुसार जो है ना, कौन ऐसा है निम्नलिखित में से जिसने बोला कौन चीज कि पहले जो जिराफ का गर्दन छोटा था, बट लेकिन भोजन हेतु जो है ना, भोजन करते करते जो चुमते चुमते जो है ना, उसका गर्दन लंबे हो गया। तो यह जो लेमार्क ने कहा था। डार्विन ने क्या बोला, किंतु डार्विन के मत था कि जिराफ के पूर्वज गर्दन की लंबाई भिन्न भिन्न थी। लंबाई में यह विभिन्नता के कारण यह विभिन्नता वंशागत है। मतलब यहाँ पे डार्विन के अनुसार जो है ना, डार्विन साहब ने बोले कि जिराफ के पूर्वज जो थे ना, उसका गर्दन विभिन्न प्रकार के लंबा था। तो इसी वंशागत के कारण जो है उसका गर्दन लंबा हो गया। तो उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन तो ये हो गया प्रारंभ कूट समापन कूट। तो यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे और आप फीडबैक दीजिएगा क्वेश्चन कैसे थे। तो मिलते हैं फिर से इसी प्रकार की क्लास के साथ। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।